प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिज्म और मैटर के थर्ड लेक्चर में, और यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन जो लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा वो फटाफट से जाकर के उस लेक्चर को देख लें ताकि आगे की चीजें थोड़ी आसान हो जाए। तो बच्चों मैं बता दूं कि आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले थे और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात आज हम लोग करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भू चुंबकत्व। जैसा कि नाम से ही लग रहा है भू चुंबकत्व, चुंबकत्व की कहानी तो हमें समझ में आती है, लेकिन भू चुंबकत्व ये क्या? क्या पृथ्वी को हम लोग एक चुंबक बोलते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अर्थ इज अ ह्यूज जाइंट मैग्नेट। हमारे पास अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा खुद मैग्नेट है। और अब मैं बात करूं कि अर्थ के पास मैग्नेटिक बिहेवियर आया कैसे, तो अर्थ के पास मैग्नेटिक बिहेवियर की पुष्टि बहुत पहले हो चुकी थी। अब वो लगभग गिलबर्ट ने बता दिया था कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। बात समझ में नहीं आती कि ये कहानी आई कैसे, कि फिर ये अर्थ मैग्नेट बना कैसे। तो अर्थ के मैग्नेट होने के पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। तो गिलबर्ट बताते थे कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा जाइंट मैग्नेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इस बात का पता कैसे चलता है? तो जब हम किसी मैग्नेट को लेकर के बार बार लटका देते हैं तो इससे आपका जो मैग्नेट है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। तो ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब खुद अर्थ एक मैग्नेट हो। तो अर्थ मैग्नेट होगा तभी वो दूसरों को एज अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल करने की हिम्मत या सामर्थ्य रखता है। सिमिलरली हमें अर्थ के मैग्नेटिक होने का और भी कुछ प्रमाण मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी लोहे को अगर मैं अर्थ के नीचे दबा दूं तो कई सालों बाद उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। ये कहानी भी अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है। तो ये सारे कुछ टेंडेंसीज है जिससे हमें ये सोचने में मजबूर होना होता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। लेकिन अब जहन में बात ये आती है कि अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के पीछे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अर्थ एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। जिसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग 10⁻⁵ टेस्ला तक होता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा स्लाइटली चेंज होती रहती है तथा पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा परिवर्तित होती रहती। याद रखने वाली बात यह है कि ये चीजें वैरी करती हैं। दिमाग में बात क्लियर करिएगा, ये चीजें वैरी करती हैं जगह जगह पे। अब इनके पीछे कारण क्या है, कॉजेस क्या है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है? तो याद रखिए कि पृथ्वी के गर्भ में मतलब सेंटर में पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद है, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये धातुएं भी घूर्णन गति करती हैं। और ये धातुएं इतनी, क्योंकि धातु है तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इफेक्टिवली जब ये घूमती है तो इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस करती है, और धारा प्रोड्यूस करेगी तो धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो क्या कारण है? तो पृथ्वी की गर्भ में पर्याप्त मात्रा में द्रवित धातुएं उपस्थित हैं जो
पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रभावी धारा उत्पन्न करती है, जिससे यह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो लगभग 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर का होता है। ये भी काफी है। हमारे पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का लगभग मान इतना 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर तक लगभग हो जाता है। तो ये है पृथ्वी के चुंबकीय होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। और केवल इतना ही नहीं, पृथ्वी के आसपास वातावरण में उपस्थित है संवहन धाराएं। संवहन धारा मतलब गैसें, और ये गैसें भी कहीं न कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयनों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की घूर्णन करने से ये संवहन धाराएं भी घूमती है और ये भी इफेक्टिवली करंट देती है और जिससे चुंबकीय प्रभाव पृथ्वी प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ये फैक्टर है आपके कोर में उपस्थित मेटल, द्रवित धातुएं और साथ ही हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित संवहन धाराएं। आज ये सारी चीजों के साथ साथ हम बात करेंगे पृथ्वी के आज भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि चुंबकीय स्ट्रक्चर से इस तरीके से भिन्न है। ओके, पृथ्वी के चुंबकत्व की संरचना। किस तरीके से कार्य करती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, सभी को पता है। अब पृथ्वी अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमती है और इस ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम r' रख देते हैं, ये रोटेशनल एक्सिस है। पृथ्वी जिस ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूमती है उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। जिस ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष ये घूमती है इसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा भौगोलिक अक्ष हो गया, जहां पर भौगोलिक उत्तर और यहाँ नीचे वाले पोल पर भौगोलिक दक्षिण नाम दिया जाता है। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। तो पृथ्वी जिस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमती है उस ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम भौगोलिक अक्ष और इसे भौगोलिक उत्तर और इस एंड पर भौगोलिक दक्षिण माना जाता है। ये बात हो गई क्लियर। भौगोलिक अक्ष का परिभाषा पृथ्वी जिस ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है इसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, जहां उच्चतम बिंदु पर भौगोलिक उत्तर, तथा निचले सिरे पर भौगोलिक दक्षिण होता है। ओके, ये तो हो गए पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमने की बात। पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर अक्ष से कुछ झुका होता है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी पर अगर हम कोई भी
मैग्नेट को बांध के लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरता है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन सपोज किया जाता है वो है नॉर्थ निचले सिरे की ओर और साउथ ऊपर वाले सिरों की ओर, और ये हमारे रोटेशनल एक्सिस से लगभग 11.5 डिग्री तक झुका हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से होकर जाने वाली रेखा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से होकर जाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन कहलाएगा मैग्नेटिक, क्योंकि साउथ वाला ट्रैक है तो ऐसा हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ आपका मैग्नेटिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जो कि रोटेशनल एक्सिस से झुका होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या हो गई, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से होकर जाने वाली रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में कट करती है, दो गोलार्ध में बांटती है, इस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, जहां ऊपरी सिरे पर मैग्नेटिक नॉर्थ और निचले सिरे पर मैग्नेटिक साउथ मिलता है। बात क्लियर हो गई। अब आता है चुंबकीय यामोत्तर। ओके, ये डेफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाली रेखा पृथ्वी को जिन काल्पनिक तल में डिवाइड करती है, जिस काल्पनिक तल में काटती है, उस काल्पनिक तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। आई रिपीट, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाली रेखा पृथ्वी को जिस काल्पनिक तल पर काटती है, इसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये चुंबकीय यामोत्तर होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ओके, अब मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब हम भौगोलिक मेरिडियन के बारे में बात कर लें, भौगोलिक यामोत्तर के बारे में बात कर लें। भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा, डेफिनेशन वैसी ही होगी। भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को जिस जिस गोलार्धों में काटते हैं उससे प्राप्त होने वाला तल, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में काटती है उससे प्राप्त होने वाला तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। तो परिभाषा इसकी भी क्लियर हो गई, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। चुंबकीय अक्ष से मिलने वाला काल्पनिक तल चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष से मिलने वाला काल्पनिक तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। उसके बाद आता है चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर की इक्वेटर क्या है, इक्वेटर का मतलब कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में काटती है, इस रेखा को भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में कट करती है, इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष। तो इस तरीके से पृथ्वी को हमने इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया, भौगोलिक और चुंबकीय। भौगोलिक जो उसके
क्रिया रेखा उसकी संरचना के आधार पर होती है और मैग्नेटिक जो उसके अंदर उपस्थित मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर होगी। इस तरीके से पृथ्वी पर दो तरीके से, दो उत्तरी ध्रुव और दो दक्षिणी ध्रुव होते हैं। बात समझ आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के घटक के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, जैसे उड़ते हुए किसी पक्षी के 3 घटक होते हैं, 3 डायमेंशन होता है, वैसे ही पृथ्वी के चुंबकत्व के भी 3 घटक होते हैं। पहला होता है बच्चों दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन पहला होता है। ठीक, इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद होता है नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, डिप। इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा होता है पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक या घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक या घटक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे हम लोग BH और BV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या 3 अवयव होंगे, तीनों अवयव को एक एक करके बारी बारी से हम लोग जानेंगे और कितना होता है, किसकी वैल्यू, ये सब बातें होंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।